वेलकम स्टूडेंट। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सर्कुलेशन चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन है, दैट इज द टाइप ऑफ ब्लड सेल। ओके, ऑलरेडी हमने इसका कंपोजिशन डिस्कस किया है, दैट इज प्लाज्मा 55% और ब्लड सेल जो रहते हैं 44%। ओके, ये हमने कंपोजिशन डिस्कस किया है अबाउट दी कंपोजिशन ऑफ ब्लड का कंपोजिशन। तो हमने प्लाज्मा में क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट रहते हैं प्रीवियस लेक्चर में देखा है। नाउ वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट दी टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। कौन से टाइप्स के ब्लड सेल प्रेजेंट रहते हैं? दैट ब्लड सेल आर अगेन कॉल्ड एज अ corpuscle. That blood cell are again called as a corpuscle. Okay, three kinds of blood cells are given there. One, that is RBC, red blood cell. Second, WBC, that is leukocytes. And third one, that is the platelets called as a thrombocytes. इनके नाम आपको ध्यान में रखना जरूरी है। RBC is called as erythrocytes, WBC called as leukocytes, and platelets are called as a thrombocytes. Okay, now अभी हमें जितने भी ब्लड सेल यहाँ पे दिख रहे हैं सबके कैरेक्टरिस्टिक हमको पता होनी चाहिए और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू सीटी और नीट। अगर हम आरबीसीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आरबीसीज ऑब्वियसली इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं रहता, इसे डिवॉइटेड न्यूक्लियाई भी बोला जाता है। इन अ मैच्योर्ड स्टेज इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड। अगर ये मैच्योर्ड आरबीसी है तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड है। इन अ प्राइमरी स्टेज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियाई। जब ये प्राइमरी स्टेज में बनना स्टार्ट होता है आरबीसी, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियाई, बट आफ्टर द मैच्योरिटी देयर इज द अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियाई, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ नॉन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ओके, देन उसकी जो डायामीटर रहती है आरबीसीज की, और इसे बाय कॉन्केव भी बोला जाता है। आप लोगों को पता है कॉन्केव का मतलब होता है दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, बाय कॉन्केव, दो तरफ से ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बाय कॉन्केव स्ट्रक्चर। आरबीसीज की जो डायामीटर रहती है वो 7 माइक्रोन की डायामीटर रहती है। उसकी जो थिकनेस रहती है वो थिकनेस क्या है? 2.5 माइक्रोन इन थिकनेस। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, 7 माइक्रोन डायमीटर, 2.5 माइक्रोन थिकनेस। नाउ इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल, अगर हम मेल के बारे में बात करें या फिर फीमेल सेपरेटली बात करें तो फीमेल में और मेल में इसका काउंट डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। इन केस ऑफ मेल 5.1 टू 5.8 मिलियन पर mm क्यूबिक, ऐसा उसका रेंज प्रेजेंट रहता है। और इन केस ऑफ फीमेल इट इज 4.3 टू 5.2 मिलियंस पर mm पर क्यूब। ओके, इट इज फीमेल। ओके, तो मेल के बारे में और फीमेल के बारे में ध्यान में रखना, 5.1 टू 5.8 एंड 4.3 टू 5.2। ओके, नाउ लाइफ स्पैन मतलब इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडीज में हर एक जो सेल बनता है, जैसे आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है या फिर प्लेटलेट्स है, इट हैविंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन, उनका रहने का, लाइव रहने का, प्रेजेंट रहने का एक टाइम पीरियड है। और आरबीसीज हमारे बॉडी में बन के 120 डेज तक रिमेनिंग रहती है। ओके, सो इसका जो आरबीसीज का जो टाइम पीरियड है वो है 120 डेज। ओके, इट रिक्वायर्ड 120 डेज। देन अब ये जो आरबीसीज है, ये आरबीसीज बन किससे रही है? ओके, तो आरबीसीज बनने के लिए हमारे बॉडी में जो विटामिन की रिक्वायरमेंट रहती है, विटामिन B12 रहता है, फॉलिक एसिड रहता है और हेमेन नाम का एक प्रोटीन रहता है। वो जो तीनों भी एलिमेंट्स है, देखो ध्यान में रखना, विच वन? विटामिन B12, देन क्या बोला मैंने? हेमेन और फॉलिक एसिड जिसे हम आयरन बोलते हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज बनने के लिए ये 3 एलिमेंट्स हमको रिक्वायर्ड है। ओके, नाउ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, बॉडी में आरबीसीज फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ इरिथ्रोपोएसिस। प्रोसेस इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोएसिस। Process of formation of erythrocytes or RBCs is called as erythropoiesis. Then, if they increase the number of RBCs, अगर ब्लड में RBCs का नंबर बढ़ गया है, काउंट बढ़ गया है, then it is known as a polycythemia. If increase the number of RBCs in blood, it is also caused as a disease or known as a disease, and that is denoted by that terminology is denoted by polycythemia. What is polycythemia? After that, erythrocytopenia. What is erythrocytopenia? If the number of RBCs getting decreases, अगर वो डिक्रीज हो रहा है नंबर आरबीसीज का, then it is called as a erythrocytopenia. What? Erythrocytopenia. Okay. अगर आप फोइटस के बारे में बात करो, फोइटस मतलब
जब बेबी माँ के गर्भ में प्रेजेंट रहता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ फोइटस। उस बेबी की कंडीशन को फोइटस बोला जाता है। जब वो माँ के प्लासेंटा से बाहर आता है, देन इट इज कॉल्ड एज अ इन्फेंट। देन उसे हम उस बेबी को क्या बोलेंगे? इन्फेंट बोलेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फोइटस। जब वो गर्भ में प्रेजेंट है, प्लासेंटा में प्रेजेंट है, तो उनके बॉडी में आरबीसीज कहाँ बनेगी? फॉर्म इन लीवर एंड स्प्लीन। बॉडी का जो लीवर और स्प्लीन पार्ट रहता है, उस लीवर और स्प्लीन में बनता है व्हाट? आरबीसीज। आरबीसीज बनेगी। इन केस ऑफ एडल्ट, अगर एडल्ट के बारे में बात करो तो एडल्ट में आरबीसीज बनती है रेड बोन मैरो से। आरबीसीज बनती है रेड बोन मैरो से। अब ये बन गई है, ओके। बनने के बाद ये जो ओल्ड आरबीसीज है, ये आरबीसीज अब आपको पता है 120 डेज का लाइफ स्पैन है, तो इसे स्लग्ड आउट भी होना है, डिस्ट्रॉय भी होना है। तो ये कहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हो गई ना? लीवर एंड स्प्लीन। लीवर और स्प्लीन में ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नाउ अबाउट दी एचबी, हीमोग्लोबिन। आपको पता है कि आरबीसीज में क्या प्रेजेंट रहता है? एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज अ हीमोग्लोबिन विच इज रेड इन कलर। बिकॉज ऑफ दैट हीमोग्लोबिन ब्लड हैविंग अ रेड कलर। ओके, तो इसमें एचबी प्रेजेंट है। इसलिए मेल में जो काउंट हम हीमोग्लोबिन काउंट करते हैं वो 13 to 18 ग्राम पर 100 ml रहता है, और फीमेल में 11.5 to 16.5 रहता है। नेक्स्ट वन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डब्ल्यूबीसी। WBCs are known as a leukocytes. WBCs are known as a leukocytes. Now, अब जो WBCs है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, अमीबॉइड शेप रहता है, न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, और बाय कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मतलब अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती है WBCs। ओके, न्यूक्लिएटेड है, अमीबॉइड है और कॉन्वेक्स है। ओके, कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। यहाँ पे डायब्डिसिस की प्रोसेस होती है। व्हाट इज डायब्डिसिस? इसका जो शेप है आरबीसीज का, इट इज अमीबॉइड शेप, और अमीबॉइड शेप होने की वजह से ये क्या होगी? ये मूव कर पाती है एक जगह से दूसरी जगह पे, बिकॉज ऑफ दैट अमीबॉइड मूवमेंट, और दे आर कम आउट फ्रॉम द कैपिलरीज। कैपिलरीज के बाहर आ जाती है मूव होते हुए, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डायब्डिसिस। That process is called as a diaphysis. Because of the amoeboid structure, they can move out towards the capillary or from the capillary. So that process is called as a diaphysis. That process is called as a diaphysis. Now, the diameter of the WBCs or leukocyte is 8 to 15 micron. How much? It is 8 to 15 micron diameter of the WBC. Now, in case of a काउंट, WBC का काउंट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं कि ये मेल और फीमेल में कितना रहना चाहिए। इट इज 5000 to 9000 पर मिलियन क्यूबिक। 5000 to 9000 पर मिलियन क्यूबिक इन अ ब्लड, इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल ऑल्सो। नाउ, अब जैसे इसका 120 डेज का लाइफ स्पैन है, ये भी हमारे बॉडी में, WBCs भी हमारी बॉडी में 3 से 4 दिन तक प्रेजेंट रहती है, लिविंग स्टेज में प्रेजेंट रहती है। ओके, सो लाइफ स्पैन कितना है इसका? It is 3 to 4 days. Now, leukopoiesis, process of formation of WBC. What? Process of formation of WBC is called as a leukopoiesis. जहाँ पे WBC फॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ल्यूकोपोएसिस। अब ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ और ल्यूकोपेनिया का मतलब क्या हुआ? ल्यूकोसाइटोसिस मीन्स इंक्रीज द WBC and it is the decrease the WBT. Okay, increase the WBC and decrease the WBC. Okay, अब देखो, if the number of WBC increase in a blood, अगर ब्लड में WBC का नंबर बढ़ रहा है, that disease is called as a leukocytosis. That disease is called as a leukocytosis if the number of WBC increase in a blood. If again next situation what? If the number of WBC decrease in a blood, अगर ब्लड में WBC का काउंट डाउन हो रहा है, तो देन दैट सिचुएशन और दैट प्रोसेस और दैट डिसीज इज कॉल्ड एज अ ल्यूकोपेनिया। व्हाट? ल्यूकोपेनिया। अब ये होगा इंक्रीज और डिक्रीज। अगर एक्सेस अमाउंट में WBC इंक्रीज हो रही, ये क्या डिस्कस करना है? नॉर्मल अमाउंट में अगर इंक्रीज हो रही है तो हम इसे ल्यूकोसाइटोसिस बोल रहे हैं। लेकिन अगर मोर अमाउंट ऑफ WBC और इंक्रीज द रेट ऑफ WBC इन अ ब्लड, दैट काइंड ऑफ अ डिसीज इज कॉल्ड एज ल्यूकेमिया। उसे बोलते हैं हम ल्यूकेमिया। दैट इज द ब्लड कैंसर। मतलब
बहुत ज्यादा WBCs की नंबर भी ब्लड में नहीं बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ता है तो इसका मतलब है उसे क्रोनिक डिसीज हुआ है, लाइक ब्लड कैंसर, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकेमिया। नाउ कहाँ पे बनती है? इट इज WBCs आर प्रोड्यूस और प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, हाइमस, लिम्फ नोड एंड पेयर्स पैचेस। ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, ये सारे ऑर्गन्स में क्या होगा? ये WBCs बनेगी। ओके, नाउ थर्ड पोर्शन, दैट इज अ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर कॉल्ड एज अ थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलेंगे हम प्लेटलेट्स को? दे आर कॉल्ड एज अ थ्रोम्बोसाइट्स। आप लोगों को पता है कि ब्लड में, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है? प्लेटलेट्स आर नोन एज अ कोएगुलेटिंग एजेंट। प्लेटलेट्स को हम कोएगुलेटिंग एजेंट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं दैट कैरी आउट द एक्टिविटी ऑफ अ व्हाट? कोएगुलेशन। ओके, तो हम बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स आर अगेन नोन एज अ थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलेंगे हम प्लेटलेट्स को? दे आर नोन एज अ थ्रोम्बोसाइट्स। ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। इट इज अ नॉन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 2.5 to 5 माइक्रोन इन डायमीटर। ये नंबर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। 2.5 to 5 माइक्रोन इन डायमीटर, देन 2.5 to 4.5 लाख इसका कंटेंट है ये। ओके, मेल और फीमेल में कितना प्रेजेंट होना चाहिए इसका कंटेंट है 2.5 to 4.5 लाख पर mm3। ओके, तो इतना इसका काउंट ब्लड में होना चाहिए इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल। नाउ इसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना रहेगा? 5 to 10 डेज रहेगा। देन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ध्यान में रखना, ये मैंने इसीलिए आपको ये टेबल फ्लो चार्ट बना के दिया है कि आपको एक साथ सभी कैरेक्टर पटा जल्दी से ध्यान में आ जाए। ओके, व्हाट इज थ्रोम्बोपोएसिस? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड में प्लेटलेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ थ्रोम्बोपोएसिस। इफ द एक्सेस और इफ द इंक्रीज और यहाँ पे लिखेंगे हम डिक्रीज। ओके, if they increase the number of platelets in blood, then it is called as that disease is called as a thrombocytosis. What? Thrombocytosis। अगर वो platelets का नंबर बढ़ रहा है, अगर if the number of platelets are decreased in a blood, then that disease is called as a thrombocytopenia. That disease is called as a thrombocytopenia. And finally, what is it? Platelets क्या है? It is a large portion of megakaryocytes of bone marrow. बोन मैरो जो रहता है उसे, उसका जो लार्जेस्ट पोर्शन रहता है उसे हम मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। उस मेगा कैरियोसाइट का एक लार्ज पोर्शन इज नोन एज अ प्लेटलेट्स। उस पोर्शन को हम बोलेंगे प्लेटलेट्स। तो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग तरीके से तीनों भी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, तीनों भी ब्लड सेल को ध्यान में रखना है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, थैंक यू। WBCs के बारे में हमने जनरल इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर ली। नाउ वी हैव टू डिस्क्राइब इन ऑल डिटेल अबाउट इट WBC। ओके, अभी फिर से उसको हमको डिटेल में डिवाइड करना है। ओके, WBC का जो काउंट रहता है होल ब्लड सेल में 72% WBCs प्रेजेंट रहती है। इट हैविंग अ पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियल ल्यूकोसाइट्स नेचर, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट दैट इज डिनोटेड बाय PMN। मतलब पॉलीमॉर्फो मतलब एक से ज्यादा टाइप के न्यूक्लियस इन सेल में प्रेजेंट रहते हैं इन WBCs में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, बिकॉज ऑफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वैरायटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो शेप है, साइज है, उसमें वैरायटी प्रेजेंट रहती है, इसीलिए उसे पॉलीमॉर्फो बोला है। देन WBCs डिवाइड्स इनटू 2 टाइप्स ऑफ सेल। एक है ग्रैन्युलोसाइट और दूसरे है अग्रैन्युलोसाइट्स। ओके, ग्रैन्युलोसाइट्स मीन्स in these WBCs there is a presence of granule in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल प्रेजेंट रहते हैं और they are arises from, granulocytes are arises from मेलॉइड स्टेम सेल। जो ब्लड सेल है वो ब्लड सेल डिवीजन के बाद में दो टाइप्स के सेल में, स्टेम सेल में डिवाइड होता है। एक है मेलॉइड स्टेम सेल और दूसरा है लिम्फॉइड स्टेम सेल। तो ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स है, जहाँ पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है इन द साइटोप्लाज्म, these granulocytes are arises from myeloid stem cell, and in case of a granulocyte arises from lymphoid stem cell. वो कहाँ से arise हो रहे हैं? lymphoid stem cell से arise हो रहे हैं। Now we have to describe about the
ग्रेन्युलोसाइट्स, जहां पे साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट है। ओके, ग्रेन्युलोसाइट शोज पॉलीमॉर्फिक नेचर, मीन्स अगेन थ्री काइंड्स ऑफ WBCs are present there. Neutrophils, kinds of cells are there. Neutrophils, acidophils, basophil. न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल्स और बेसोफिल। देख लेते हैं फर्स्ट वन। जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स को क्यों न्यूट्रोफिल बोला जाता है? बिकॉज दीज सेल एक्सेप्ट अ न्यूट्रल डाई, न्यूट्रल डाई को, स्टेन को एब्जॉर्ब करते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ न्यूट्रल डाई। इसका जो न्यूक्लियस है, आपकी डिटेल आपके बुक में दी हुई है, आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या शुरू। ओके, 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस जो रहता है, हम पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस कर रहे हैं WBCs में का, तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस है आपको वहां पे वैरायटी मिलेगी। सो जो न्यूट्रोफिल्स है उसका न्यूक्लियस कैसे रहता है? 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस रहता है। और होल WBCs में जितनी भी WBCs है, उन WBCs में इसका काउंट 62% क्या रहेगी? न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट रहेंगे। इसका काउंट 62% तक न्यूट्रोफिल प्रेजेंट रहता है। दे शो द फैगोसाइटोसिस। व्हाट इज इन द फैगोसाइटोसिस? इट इज कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय और एनगल्फ बैक्टीरिया, किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया को एनगल्फ करने की या डिस्ट्रॉय करने की जो प्रोसेस रहती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फैगोसाइटोसिस, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग और एनगल्फिंग अ फॉरेन बैक्टीरिया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फैगोसाइटोसिस। और न्यूट्रोफिल का काम होता है फैगोसाइटोसिस करना। अमीबॉइड मूवमेंट है, अमीबॉइड मतलब मूव हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, सो ये हो गई अमीबॉइड मूवमेंट। इट इज अबाउट दी न्यूट्रोफिल। नाउ एसिडोफिल। व्हाट इज एसिडोफिल? ऑब्वियसली उसके नाम में ही उसका एक्सप्लेनेशन है कि एसिडोफिल एक्सेप्ट एसिड डाई। न्यूक्लियस कैसे रहेगा इसका? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बाइलोब्ड न्यूक्लियस, 2 लोब प्रेजेंट रहेंगे। काउंट कितना है इसका? 3%, मतलब एसिडोफिल 3% टोटल WBCs में से एसिडोफिल 3% रहेगा। नॉन फैगोसिटिक है, यहाँ पे कोई एनगल्फिंग की या फिर डिस्ट्रॉइंग की प्रोसेस नहीं होगी। और जो एसिडोफिल का काउंट है, ये कब बढ़ता है ब्लड में? जब ब्लड टेस्ट की जाता है तो ये सारा काउंट वहां पे आता है ब्लड रिपोर्ट में। तो एसिडोफिल कब बढ़े हुए नजर आएंगे आपको? जब इंक्रीज ड्यूरिंग द एलर्जी, जब कोई भी एलर्जी हमें होते हैं, इन्फेक्शन हमें होता है, तो दैट टाइम इंक्रीज द एसिडोफिल नंबर। अगर एसिडोफिल का नंबर बढ़ चुका है तो आपको समझना चाहिए कि देयर इज अ some kind infection is there or some kind of a allergies is there. Okay, next antihistamine property है। antihistamine property means heparin, histamine and serotonin, ये secretion हो रहा है पूरा का पूरा कहाँ पे? एसिडोफिल्स में, मतलब वहाँ पे heparin secrete होता है, histamine secrete होता है, serotonin secrete होता है। थर्ड वन है बेसोफिल। बेसोफिल के बारे में क्या बोलेंगे हम? दे एक्सेप्ट बेसिक डाई, देन ट्विस्टेड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ट्विस्टेड रहता है, हम इसे S शेप भी बोल सकते हैं। दिस काइंड ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ओके, जो परसेंट है वो कितना है? 0.5% यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? बेसोफिल प्रेजेंट है 3%, ये 60%। ओके, सो बेसोफिल कितना परसेंट प्रेजेंट है? 0.5% प्रेजेंट है। और यहाँ पे भी हिपैरिन और हिस्टामाइन रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? हिपैरिन और हिस्टामाइन रिलीज हो रहा है। यहाँ पे भी नॉन फैगोसिटिक इन एक्टिविटी। ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे अग्रैन्युलोसाइट्स। दे आर अराइजेस फ्रॉम द लिम्फॉइड स्टेम सेल। देन अग्रैन्युलोसाइट डिवाइड्स इनटू 2 ग्रुप, दैट इज लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। ओके, व्हाट अबाउट लिम्फोसाइट? लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस रहता है वो राउंडेड रहता है, लार्जर इन साइज रहता है, और टोटल WBC काउंट में से 25 to 30% किसका काउंट है? लिम्फोसाइट्स का काउंट प्रेजेंट है। 25 to 30% लिम्फोसाइट का काउंट प्रेजेंट है। इसका काम क्या होता है? देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज प्रोडक्शन का काम करता है। एंटीबॉडीज कौन से सिस्टम में प्रेजेंट है हमारे बॉडी के? देयर इज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स जो सिस्टम है वहां पे एंटीबॉडीज प्रोडक्शन का काम होता है। और ये इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है? दे कैन प्रोड्यूस B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स हमारे, आपने जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये पूरी डिटेल यहाँ पे वहां पे दी है कि विच आर द B लिम्फोसाइट एंड विच आर द T लिम्फोसाइट्स। ओके, तो क्या हो रहा है? लिम्फोसाइट राउंडेड शेप न्यूक्लियस है, 25 to 30% प्रेजेंट है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज होता है, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाता है। और इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाने वाले सेल कौन से है? वहाँ पे B लिम्फोसाइट प्रेजेंट है और T लिम्फोसाइट प्रेजेंट है।
बी लिम्फोसाइट कहाँ से बनते हैं, कौन से सेल से बनते हैं, तो हमारे बोन मैरो से बनेंगे बी लिम्फोसाइट, और इनका काम रहता है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना। और टी लिम्फोसाइट कहाँ से बनेंगे, टी लिम्फोसाइट बनता है हमारे थायमस रीजन में। ओके, जो इमैच्योर सेल है वो मैच्योर सेल में बदलते हैं, और थायमस रीजन में टी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। और टी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस अदर सेल, ये अदर सेल प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल सप्रेसर सेल है, मेमोरी सेल है, किलर सेल है, हेल्पर टी सेल है, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल। अभी जो मैंने बोला ये चारों भी टाइप के सेल यहाँ पे, मेमोरी टी सेल, ये सारे के सारे सप्रेसर टी सेल, ये चारों के चारों टी सेल बनाता है कौन, टी लिम्फोसाइट, अगेंस्ट दी बैक्टीरिया और इन्फेक्शन, किसी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये सारी चीजें बनाता है। देन मोनोसाइट्स प्रेजेंट है। मोनोसाइट में कैसा रहेगा, जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप रहेगा, आपको डायग्राम दी है। फैगोसिटिक एक्टिविटी, अगेन मोनोसाइट का क्या फंक्शन है, दे कैन डिस्ट्रॉय और एनगल्फ फॉरेन बैक्टीरिया, सो दैट्स व्हाई इट इज फैगोसिटिक इन नेचर। वो मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस कर रहा है। मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैक्रोफेजेस आर द पार्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम, ये भी ये सेल है जो क्या कर रहे हैं, जो डिस्ट्रॉय करते हैं अदर बैक्टीरियाज को, फॉरेन सब्सटेंसेस को, और ये सारी प्रोसेस ये लोग करते हैं, मोनोसाइट्स करते हैं। दैट्स व्हाई दीज सेल्स आर नोन एज अ स्कैवेंजर्स, उसी वजह से उन्हें बोला जाता है स्कैवेंजर्स। ध्यान में रखना, न्यूट्रोफिल एक्सेप्ट करेगा न्यूट्रल स्ट्रेन, एसिडोफिल एक्सेप्ट करेगा एसिड स्ट्रेन, बेसोफिल एक्सेप्ट करेगा बेसिक स्ट्रेन। ये 3 to 5 लोब्ड है, ये बाइलोब्ड है, ये ट्विस्टेड है। 62%, 3%, 0.5%। ओके, ये फैगोसिटिक है, ये अमीबॉइड है, ये नॉन फैगोसिटिक है, ये भी नॉन फैगोसिटिक है। ये कब बढ़ेंगे, एसिडोफिल और बेसोफिल ऑब्वियसली ड्यूरिंग द एनी काइंड ऑफ एलर्जीज और इन्फेक्शन। ओके, तो हिपैरिन, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है इन एसिडोफिल, बेसोफिल में। अगेन देयर इज अ रिलीज ऑफ हिपैरिन एंड हिस्टामाइन। लिम्फोसाइट्स किसे बोल रहे हैं हम, दीज आर द सेल्स ऑफ अग्रेन्युलोसाइट्स, दे आर राउंडेड शेप, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, 25 to 30% परसेंटेज इज देयर। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का काम होता है किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। तो वहां पे 2 kinds ऑफ सेल्स आर प्रोड्यूस, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, जो मैंने बोला है। इट इज एंटीबॉडी मेडिएटेड, इट इज सेल मेडिएटेड, इट इज प्रोड्यूसेस फ्रॉम द बोन मैरो, इट इज प्रोड्यूसेस और प्रोड्यूस इन अ थायमस रीजन। मोनोसाइट्स किसे बोला है हमने, किडनी शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, फैगोसिटिक इन एक्टिविटी रहता है, मैक्रोफेजेस को प्रोड्यूस कर रहा है। और स्कैवेंजर्स है, मतलब क्या कि डिस्ट्रॉय, फॉरेन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी इनमें प्रेजेंट रहती है। Next one is blood coagulation. Okay, what is blood coagulation? Process of formation of semi-solid jelly like blood. Process of formation of semi-solid like blood, that is called as a coagulation. या फिर हम इसे बोल सकते हैं, it is process of clotting. That process is called as a process of clotting, means liquid blood converts into a semi-solid jelly. Liquid blood converts into a semi-solid jelly. That is called as a blood coagulation. उसे हम बोलेंगे blood coagulation, क्योंकि आप लोगों को पता है जब ब्लड बॉडी में होता है तो फ्लूइड फॉर्म में होता है, जब ये कोएगुलेट होगा तभी ब्लड फ्लो रुकेगा। ओके, विस्कोसिटी वहां पे प्रेजेंट रहती है। लेकिन अगर ब्लड कोएगुलेट नहीं हुआ, सॉलिडिफाई नहीं हुआ, तो आप लोगों को पता है कि छोटा सा कट भी, अगर छोटा सा कट भी लग जाए, जब तक कि ब्लड उस जगह पे जहाँ पे कट लगा है वहां पे क्लॉट नहीं हो जाता, तब तक कि ब्लड फ्लो रुकता नहीं। तो ये सारा अंदर क्लॉट होने के लिए, उसे रोकने के लिए, ब्लड फ्लो को बाहर रोकने के लिए वहां पे कोएगुलेशन की प्रोसेस रिक्वायर्ड होती है। तो कोई भी इंजर्ड सिचुएशन अगर रहे, कोई भी वुंड अगर रहे, तो उस टाइम पे क्या होगी, विद इन 2 to 8 मिनट ब्लड फ्लो रुक जाएगा बिकॉज ऑफ द ब्लड कोएगुलेशन। वहां पे ब्लड कोएगुलेशन इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, कितने टाइम में क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है, विद इन 2 to 8 मिनट ब्लड फ्लो होना रुक जाता है, क्योंकि वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्लॉट बन जाता है। अभी ये सिचुएशन कैरी आउट कैसे होती है ये हम डिस्क्राइब करेंगे। इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स रिलीज होता है। जो भी कोई इंजुरी कॉज हो रही है उस टाइम इंजर्ड टिश्यू में से और प्लेटलेट्स में से क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इंजर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट स्टार्ट टू रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करने के बाद में थ्रोम्बोप्लास्टिन स्टार्ट टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोथॉम्बिनेज इज एंजाइम। प्रोथॉम्बिनेज क्या है, एंजाइम है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथॉम्बिनेज करेगा। प्रोथॉम्बिनेज एंजाइम का प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। और ये जो प्रोथॉम्बिनेज है, इन द प्रेजेंस ऑफ Ca पॉजिटिव आयन, ये प्रोथॉम्बिनेज एंजाइम
इन द प्रेजेंस ऑफ Ca पॉजिटिव आयन, जो ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है इन अ इनएक्टिव फॉर्म, कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, इन अ इनएक्टिव फॉर्म, दैट इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट्स इनटू अ एक्टिव थ्रोम्बिन। ध्यान में रखना, inactive prothrombin converts into a active thrombin in the presence of enzyme prothrombinase and Ca positive ions। मतलब जो इनएक्टिव था वो एक्टिव हो चुका है, जो प्रोथ्रोम्बिनेज था उसका कन्वर्शन थ्रोम्बिन में हो चुका है। नाउ थ्रोम्बिन बिकेम एक्टिव, एक्टिव हो गया, वो एक्टिवेटेड हो गया है। अब प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, जो ब्लड में फाइब्रिनोजेन है जो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, सोल्यूबल फॉर्म में, दैट थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स दी soluble fibrinogen, converts the soluble fibrinogen into a insoluble fibrin। किसमें कन्वर्ट करेगा वो, insoluble fibrin में कन्वर्ट करेगा, and that fibrin finally combined with platelets, blood cell and plasma, and वहां पे क्लॉट हो जाएगा, and then formation of clot। जहां पे इंजुरी कॉज हुई है वहां पे क्लॉट बन जाएगा विद इन 2 to 8 मिनट। लेकिन उस सारी चीजें के लिए, क्लॉट बनने के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, सिर्फ उनको एक्टिव और इनएक्टिव करने की रिक्वायरमेंट है, जो इनएक्टिव फॉर्म में उन्हें एक्टिव करना है। तो फिर से देख लो, क्लॉटिंग किससे बोल रहे हैं हम, ब्लड कोएगुलेशन किससे बोल रहे हैं, कि लिक्विड ब्लड कन्वर्ट्स इनटू अ सेमी सॉलिड जेली, दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्लड कोएगुलेशन। For the blood coagulation or clotting process required 2 to 8 minutes. How much time is required? It required 2 to 8 minutes after injured tissue and platelets start to release a thromboplastin. That thromboplastin start to produce a enzyme prothrombinase, and in the presence of enzyme prothrombinase and Ca positive ion, in blood there is a presence of inactive prothrombin। क्या present है वहाँ पे, there is a presence of inactive prothrombin, and that inactive prothrombin converts into a active thrombin, and that active thrombin का क्या function होता है, convert the soluble fibrinogen into a insoluble fibrin, convert the soluble fibrinogen into a insoluble fibrin। क्योंकि सोल्यूबल तो है हमारे बॉडी में, हमें तो उसे सॉलिडिफाई करना है, तो जो सोल्यूबल फॉर्म में है उसका कन्वर्शन इनसोल्यूबल में करने का काम रहता है थ्रोम्बिन का। और फाइनली अब फाइब्रिन जो बन चुका है, वो फाइब्रिन के साथ में प्लेटलेट्स, ब्लड सेल और प्लाज्मा सेल कंबाइन हो गए, एंड देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट विद इन 2 to 8 मिनट। और ये सारी प्रोसेस हो गई है ब्लड कोएगुलेशन की। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट।